नमस्कार, मैं कनक रंजन ठाकुर। आज मैं जिस विषय के साथ आया हूँ वो है बाघ के बारे में कुछ जानकारी और उसका संरक्षण कैसे करें, उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसी के से संबंधित आज का वीडियो है। और इस विषय पर मैं वन प्रबंधन सहरसा द्वारा आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और इसी कंटेंट को प्रस्तुत करते हुए मैं प्रथम पुरस्कार पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बाघ शब्द एक संस्कृत शब्द व्याघ्र से आया है। व्याघ्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहे तो अतुलनीय शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति जिसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते। हम अपने दैनिक जीवन में बाघ शब्द का कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे डर के ध्यान में, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी शिक्षक से डर रहा है तो वो कहता है मुझे अमुक सर से बहुत डर लगता है। वो शिक्षक सुनते तो कहते क्यों, मैं बाघ हूँ, मैं खा जाऊँगा। बाघ अर्थात खतरा। दो बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे आपस में कुछ वीरतापूर्ण सोचते हैं, कुछ साहसपूर्ण चीज़ का सोचते हैं, एडवेंचरस सोचते हैं, तो वो कहते हैं सोचो अगर अभी विद्यालय में बाघ आ जाए अर्थात खतरा आ जाए तो हम क्या करेंगे। बाघ अर्थात खतरा। आखिर खतरे के संरक्षण की क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है? लेकिन हम तो सुनते आ रहे हैं कि बाघ की संरक्षण की आवश्यकता है। दरअसल है, आवश्यकता है बाघ के संरक्षण की। बाघ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल बाघ एक वन्य प्राणी है और वो वन में ही रह कर के अपनी शोभा बढ़ाती है और वन में रहकर ही हमारे लिए वो काफ़ी योगदान करती है। हमारे जीवन में उनकी अहम भूमिका है। बाघ के बिना हमारा जीवन कभी सोचा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती हमारे जीवन के अस्तित्व की। दरअसल हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, हमारा इकोसिस्टम, हमारा पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। हमारा आहार श्रृंखला है, फूड चेन है, और उसमें सबसे शीर्ष स्थान, सबसे सर्वोच्च स्थान पे बाघ बैठा हुआ है। अर्थात बाघ ये निर्णय करता है कि हमारे जंगल में, हमारे वन्य में, हमारे पृथ्वी पर कौन से जीव की कितनी मात्रा में आवश्यकता है और उस अनुसार वो अपना पेट को भर करके उसका संतुलन बनाए रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए सोचे हमारे पास बाघ नहीं है तो जो शाकाहारी जीव है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको खाने वाला कोई चीज़ नहीं है। प्रजनन आप रोक नहीं सकते। आबादी पे आप, शाकाहारी जीवों की आबादी पे आप संतुलन नहीं कर पाएंगे। वो सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे, सारे वन को ख़त्म कर देंगे। वन खत्म हो जाएंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। हम हिमालय पे जो ग्लेशियर्स है वो सारे पिघल जाएंगे, आपकी नदियों में बाढ़ आ जाएगी, नदियाँ उफान भरने लगेगी, बाढ़ से आपका जीवन त्रस्त हो जाएगा। दूसरे केस में आप चलिए तो वो हिरन जिसने सारे पेड़ को ख़त्म कर चुका है, जो सारे वन को निगल चुका है, खा चुका है, वो अब कहाँ जाएंगे भोजन की तलाश में? वो आपके बस्ती पे आएंगे, वो आपके गांव, टोले, मोहल्ले में आएंगे भोजन की तलाश में और आपके फसल को खाएंगे। आपके फसल को खाएंगे तो फिर आपके भोजन का क्या? लेकिन इस सब को ऊपर बैठा बाघ, आहार श्रृंखला के सबसे ऊपर स्थान पे बैठा हुआ बाघ यही संतुलन करता रहता है। जैसे कि हमारे पास छाता होती है, अम्ब्रेला हमारे ऊपर रह करके हमें बरसात से, हमें धूप से बचाती रहती है। ऐसे ही आहार श्रृंखला के, खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च स्थान ऊपर में रह करके बाघ हमें, हमारे जीवन को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसीलिए शायद इसके संरक्षक से अम्ब्रेला स्पीसीज़ का टर्म दिए, अम्ब्रेला स्पीसीज़। लेकिन दुख तब होता है जब ये सुनने को मिलती है कि 9 में से 3 अम्ब्रेला स्पीसीज़ को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, वो इस संसार से विलुप्त हो चुकी है, अब बची 6 स्पीसीज़। लेकिन उम्मीद की किरण तब जगती है, हल्की आशा जगती है, हल्की प्रसन्नता होती है जब ये सुनने को मिलता है कि वो 6 स्पीसीज़ सबसे अधिक, जो बची हुई संख्या की बाघ है, सबसे अधिक एशिया और ख़ास करके भारत में पाई जाती है। होगी क्यों नहीं, भारत में पाई क्यों नहीं जाएगी? आखिर भारत बाघ को पहचाना है, बाघ की महत्ता को जानता है।
बाघ और भारत का इतिहास आज से नहीं, शुरुआती दौर से मिलता जुलता आ रहा है। बाघ भारत, हिंदुस्तान के भारत शब्द, भारत नाम का ही इतिहास आप ले लीजिए। सुनते हैं कि भरत नाम का राजा था, उनके नाम पे इस मुल्क का नाम भारत पड़ा, और वो राजा भरत राजा बाघों से खेला करते थे। ये कहानी दर्शाती है कि हमारे और बाघ के इतिहास के बीच में कितनी दूरी है और कितनी समीपता है। इसके बाद हमारे पूर्वज अर्थात आदिवासी और जनजाति ये जानते थे कि बाघ से हमें कितना फ़ायदा है, और इसीलिए उन्हें उनसे मित्रता करके रखते थे। कई सिनेमा में दिखाया गया है इस बातों को। लेकिन लगभग पिछले 100 साल से हम ऐसी जीव को खोए जा रहे हैं। हम तो समझदार थे, हम कैसे खो रहे हैं। दरअसल जब से ब्रिटिश कॉलोनी है भारत बना, जब से बरतानी हुकूमत यहाँ से आई, उस समय वो तथाकथित रूप से हमें सभ्य बनाने लग चले। और सभ्य बनाने में सबसे पहला कदम वो लिए कि वन को साफ करो, वन से ऐसे जीव को हटाओ। उसके लिए हमें प्रोत्साहित किया जा रहा था, हमें पुरस्कार मिलती थी, और हम मार दिए करते थे। हम मूर्ख थे, ऐसे जीव की हम हत्या करते थे पुरस्कार के लिए, वीरता दिखाने के लिए। ये तो बस एक छोटी सी कारक हुई, एक कारक ही नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए शहरीकरण कर रहे हैं, हम वनों को छांट रहे हैं, वनों को काट के हटा रहे हैं, उसका आश्रय स्थल छीन रहे हैं। आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपकी जीवन की स्थिति क्या रहेगी? बाघ के आश्रय स्थल को हम काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, हम कहाँ, बाघ कहाँ पाए जाएंगे? हम अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको हानि पहुंचाते हैं, तस्करी करते हैं, उनके अंगों को बाजार में बेचते हैं। कहते हैं ना, निजी स्वार्थ बहुत बुरी चीज़ है। गांधी जी ने कहा था ना, देयर्स एनफ रिसोर्स टू फुलफिल आवर नीड बट नॉट टू फुलफिल एनीवन्स ग्रीड। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है कि हम सबके ज़रूरत को पूरा कर सके, लेकिन किसी के स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकते, किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो अगर स्वार्थ की दृष्टि से देखें तो वो हानिकारक है बाघ के लिए। और कारक है जैसे बेहुदा शौक। कई लोगों का शौक हुआ करता था। पुराने सिनेमा में देखे होंगे कि ठाकुर साहब के दीवालों पे बाघ का छाल लगा हुआ रहता था। शौक से वो बाघ को नहीं मारते थे, वो खुद के जीवन को हानि पहुंचाते थे। और अगर ऐसी चीज़ों की का समाधान ना निकला तो शायद हमारे पास टाइगर्स रिजर्व्स होंगे, लेकिन टाइगर रिजर्व्स में टाइगर नहीं मिलेंगे। टाइगर की प्रतिमा मिलेगी, हमारे पास जू रहेंगे, टाइगर्स नहीं रहेंगे। जैसे हम आज डायनासोर्स को देखते हैं, ये भी एक जीव हुआ करता था, ये ऐसे दिखता था। हमारी अगली पीढ़ी गूगल पे सर्च करके देखेगी कि टाइगर भी एक जीव हुआ करता था, वो ऐसा दिखता था, उसका ये गुण था। और इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए। आज से नहीं, दशाब्दियों शताब्दियों से। 1970 का दशक था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 1973 में टाइगर्स प्रोजेक्ट लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना लाया गया 1973 ईस्वी में। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूरत हुई ऐसे कुछ सम्मेलनों की, ऐसे कुछ जागरूकता की। इसी का परिणाम 2010 में रूस के पिट्सबर्ग में सभा बुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया बाघ को लेकर के। और उसी का परिणाम की निर्णय किया गया कि 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर्स डे मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस मनाने से या हमारे इस एक वीडियो से या इस पर कई कार्यक्रम चलाने से एक बाघ की संख्या बढ़ जाएगी? क्या बाघ के जन्म दर में बढ़ोतरी आ जाएगी? दरअसल हाँ, आएगी। वो कहते हैं ना कि बर्बादी ना करना भी आमदनी का एक स्रोत है। तो इससे जागरूकता आएगी, व्याघ्र दिवस मनाने से, ऐसे वक्तव्य देने से जागरूकता आएगी लोगों में। वो अगर अपने जीवन में कभी उनके पास ऐसे कदम आएंगे जब उनको निर्णय लेना रहेगा ऐसे जीवों की हत्या करने पर, वो भी पदासीन होंगे कभी।
सोचेंगे कभी। ये दिन उन्हें याद आएगी, ये परियोजनाएं सरकार की याद आएगी, ये सम्मेलन याद आएगी, ये वीडियो याद आएगी कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। उस अनुसार ही वो निर्णय लेंगे। इस जागरूकता को फैलाने के लिए ही, और बस सरकार ही नहीं, केवल सरकार ही नहीं, वो कहते हैं ना कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। और साहित्य की परिभाषित करते हुए कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य कहते हैं कि जिस सबके हित में बोले वो साहित्य है। तो साहित्यकार तो इस मामले में आगे रहेंगे ही। हर चीज़ों में जागरूकता फैलाने में साहित्यकार का भी एक अहम भूमिका रहा। कई कविताएं लिखी गई, कई किताबें लिखी गई, कई कहानियाँ लिखी गई। मैं जहाँ से जानकारी लिया बाघों के बारे में, वो समीर कुमार सिन्हा जी और एक युवा लेखिका जो शिक्षिका भी है, विनीता परमार जी की किताब बाघ गुमसुम दहार। ऐसी किताबों के माध्यम से उन्होंने भी जनता के बीच, साहित्यकार भी जनता के बीच एक जागरूकता की प्रवाह फैलाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आपको जागरूक करेंगे, आप मुझे जागरूक करेंगे, लेकिन हम दोनों जागरूक नहीं होंगे। हम दोनों में से कोई जागरूक नहीं होंगे। समाधान वही आता है जब आप स्वयं जागरूक हो, हम स्वयं जागरूक हो, स्वतः सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम अपने निजी स्वार्थ को कभी छोड़ते नहीं हैं। अदम गोंडवी जी की एक लाइन याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा ये किताबी है। तो हमारी सारी दावाएं किताबी रह जाती है, बस किताब तक सीमित रह जाती है। 7 वर्ष की जेल की प्रावधान है ऐसे जीव की हत्या के लिए, लेकिन प्रशासनिक ढिलाई के कारण, व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। अंततः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप कोई ऐसे पद पे हों, या फिर जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई जब बाघ व बाघ के आश्रय स्थल अर्थात वन पे कुछ आपको निर्णय लेना हो, तो आप एक बार इस वीडियो को सोचें, एक बार इस कार्यक्रम को सोचें, ऐसी कार्यक्रम को सोचें, एक बार सरकार के परियोजना को सोचें, एक बार अपने पृथ्वी को सोचें, एक बार अपने अगले जनरेशन को सोचें, उसके बाद उस निर्णय को लें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस के अवसर पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आज सहरसा स्थित केंद्रीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सहरसा के वन प्रमंडल पदाधिकारी रमेंद्र सिन्हा ने बताया कि बच्चों को जागरूक कर ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच व्याघ्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। आज बाघ की स्थिति हमारा बहुत ही कम गया है, लेकिन खुशी की बात है कि 13 जो कंट्रीज हैं जहां बाघ ज्यादा पाया जाता है, उसका 70% बाघ संख्या हमारे देश में। प्रदेश में